इक्वेशंस आईएएस हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें एक इंट्रोडक्शन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें कवर की जा रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ उसमें एक प्रीएम्बल आती है। तो नॉर्मली हम कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर आर्टिकल्स वगैरह उसके पार्ट्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले प्रीएम्बल पढ़ा जाता है। ठीक है, तो प्रीएम्बल एक तरीके का इंट्रोडक्शन होता है। अब ये प्रीएम्बल आया कहाँ से? देखिए, प्रीएम्बल जो था, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे कि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1946 से लेके 1950 तक जो है 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक हमारा जो टाइम पीरियड है 2 years 11 month 18 days का टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया है। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग स्टार्ट हुई 9 दिसंबर को, तो 13 दिसंबर 4 दिन के बाद 13 दिसंबर को 1946 को पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट करा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, चाहे यूनियन हो, स्टेट्स हो, फंडामेंटल राइट्स हो, सिटीजनशिप हो, कोई भी चीज़ हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किन बातों का ध्यान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को अपने दिमाग में रखना है कि किसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एक ओवरव्यू तो दिमाग में होना ही चाहिए। तो इस पर्पस के साथ एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था। ठीक है, और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म प्रीएम्बल कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म इज प्रीएम्बल। इट्स मॉडिफाइड फॉर्म इज प्रीएम्बल, फॉर्म इज प्रीएम्बल। तो एक तो ये एग्जाम में कई बार आया है कि प्रीएम्बल ऑप्शन में से बताना है किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। ऐसा भी आया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट करा था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू ने प्रेजेंट करा था। ठीक है, तो सेम एज इट इज नहीं है, जो पंडित नेहरू ने प्रेजेंट करा था उसको मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बनाया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक इंट्रोडक्शन टाइप का है। ठीक है, अब ये प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है बहुत सारी चीजें हैं, तो वो अलग अलग कंट्री से हमने लिए हैं। जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो जर्मनी से हमने लिए हैं, फंडामेंटल राइट यूएस से हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो प्रीएम्बल टेकन फ्रॉम यूएसए, टेकन फ्रॉम यूएसए, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है, तो वहां से लिया गया है। अब प्रीएम्बल में इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन हमें मिलता है, हम आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, हाँ, प्रीएम्बल जो भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग यूपीएससी में मेंस में या पीसीएस में मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जो प्री एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिए हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में पंडित नेहरू ने वहां पर प्रेजेंट किया था। ठीक है, प्रीएम्बल में ओवरऑल जो प्रीएम्बल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली चीज प्रीएम्बल में एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। एक बार आप लोग गूगल में सर्च करके, या बुक आपके पास होगी लक्ष्मीकांत होगी या कोई और बुक होगी एनसीईआरटी वगैरह होगी, तो उसमें एक बार प्रीएम्बल की रीडिंग जरूर मार लीजिएगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। हम उस प्रीएम्बल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी। प्रीएम्बल में पहली लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो पहली लाइन है, पीपल ऑफ इंडिया, वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आंसर राइटिंग वगैरह होता है या इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि प्रीएम्बल में सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी देश की जनता है, पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि पहली लाइन ही ऐसा बोला जा रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया
हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये ऐसा बोला गया। तो स्टार्ट हो रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया इसलिए भी होगा क्योंकि हमें पता है इलेक्शंस वगैरह होते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, सरकारें जनता बनाती हैं और जनता ही सरकारें गिराती है। ठीक है, तो इसलिए सोर्स ऑफ अथॉरिटी जनता हो गई। ठीक है, जनता की पब्लिक ओपिनियन क्या है, ठीक है, जो पॉपुलर ओपिनियन होती है उसके हिसाब से सरकार को कई बार चलना पड़ता है। ठीक है, तो एक तो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दूसरा, प्रीएम्बल में एक है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, क्योंकि जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बता रहा है हमारा प्रीएम्बल। सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो 5 वर्ड है ये नेचर ऑफ, हमारा प्रीएम्बल बता रहा है कि इंडिया का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इन 5 वर्ड के मीनिंग क्या है? ठीक है, अच्छा एक और चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर ये जो 2 वर्ड हैं ये ऐड हुए थे हमारे प्रीएम्बल में, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इमरजेंसी के टाइम पर प्रीएम्बल में ये 2 टोटल 3 वर्ड ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट सेकुलर और एक इंटीग्रिटी वर्ड आगे भी ऐड हुआ है, तो टोटल 3 वर्ड ऐड हुए हैं। ठीक है, हमारे प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल केवल एक ही बार प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है और 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में ऐड हुए हैं, सोशलिस्ट सेकुलर, आगे इंटीग्रिटी। ठीक है, आगे इंटीग्रिटी भी लिख लेंगे। तो एडेड बाय 42nd CAA 1976, उससे पहले ये दोनों नहीं थे। अब इनके मीनिंग क्या है? सोवरेन का मीनिंग क्या है? सोवरेन का मतलब है कि फ्री फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो पावर है, ठीक है, प्रेशर। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है यहाँ पर या हमारी ये जो कंट्री है उसे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्रेशर में नहीं ला सकती। मतलब कोई कंट्री, चाइना हो, यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो हमसे फोर्सफुली कोई बात नहीं मनवा सकते। हम सोवरेन कंट्री हैं, अपने डिसीजंस हम खुद से ले सकते हैं। या इंटरनल कोई फोर्स, इंटरनल मतलब जो भीड़ है, पब्लिक है, जबरदस्ती कोई बात सरकार से नहीं मना सकती। कोई अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हो, ठीक है, तो फ्री फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो सोवरेन का मतलब ये है, मतलब डिसीजन मेकिंग हमारी खुद की होगी, कोई हमें दबाव में फोर्सफुली कोई डिसीजन नहीं मनवा सकता। ठीक है, वैसे अगर हम देखें ऑन पेपर हम सोवरेन होंगे, लेकिन इन रियलिटी देखें तो होता क्या है कि कई बार कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया है, यूएस के प्रेशर में हो सकता है कोई डिसीजन ले ले। ठीक है, तो हम बोले 100% सोवरेन है तो 100% सोवरेन। इन रियलिटी देखें तो 90% बोल सकते हैं, 95% बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत दबाव तो अलग अलग कंट्री का होता ही है। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारी यहाँ की सरकार का, ठीक है, या जो भी रूल कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रूलर्स के अलावा जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, एक तो ये सोवरेन हमने डिस्कस करा। सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री सोशलिस्ट कंट्री तब कही जाती है जब जो भी मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसका पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो। ठीक है, इक्वालिटी की बात करती है सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है, तो इंडिया वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन इनिशियल लेवल पे जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950, उसके बाद से हमारी ना जो पॉलिसीज रही हैं सोशलिस्ट पॉलिसी रही हैं। 1991 के बाद जो है हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन है या इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज होता चला गया 1991 के बाद। तो आज की डेट में अगर हम बोले तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर सोशलिस्ट फीचर भी है तो कैपिटलिस्ट फीचर भी है। ठीक है, तो इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री भी है, साथ ही साथ कैपिटलिस्ट कंट्री भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इक्वालिटी पे जोर दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल ये हैं कि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स वगैरह आती हैं गरीबों के लिए, बहुत सारे, जैसे जनधन योजना है, लोगों का अकाउंट खुलवाना है, आयुष्मान योजना है, लोगों का इलाज कराना है, किसान सम्मान निधि है, राशन की दुकानें हैं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं गरीबों के लिए। बेसिकली इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए तो वो बेसिकली सोशलिस्ट फीचर हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना हर चीज में,
ठीक है, रूल्स रेगुलेशन बनाना, तो सोशलिज्म के फीचर्स होते हैं। सेकुलर का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और रिलीजन का सेपरेशन होना चाहिए, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग रखना है, ठीक है। कंट्री का एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है ऑफिशियली, हम एक सेकुलर कंट्री है, हमारे यहाँ सभी रिलीजन इक्वल है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रिलीजन इक्वल है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे पाकिस्तान क्या है, वो सेकुलर कंट्री नहीं है, वो इस्लामिक नेशन है, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और जैसे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वो डिक्लेयर्ड है इस्लामिक कंट्री, कई क्रिश्चियन कंट्री पहले ही डिक्लेयर है, ठीक है। तो इंडिया लेकिन सेकुलर कंट्री है, हमारे यहाँ स्टेट का रिलीजन डिक्लेयर नहीं है, इसलिए हम एक सेकुलर कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब है यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सरकारों को जनता चुनती है इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन ही नहीं हो रहे और जो एक बार पावर में आया वो फिर पावर में ही है लगातार 20 साल 30 साल 40 साल, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, जो सरकार ठीक से काम नहीं करेगी जनता उसे बदल देगी, ठीक है। डेमोक्रेसी भी वैसे अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी की होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारा होता है रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब है कि अगर किसी भी मुद्दे में कोई भी डिसीजन लेना तो सरकार डायरेक्टली जनता से पूछ रही है ये लाना चाहिए कि नहीं। जैसे फार्म लॉ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो जनता से डायरेक्ट पूछेगी सरकार, रेफरेंडम कराएगी फार्म लॉ पास करने चाहिए कि नहीं। 50% से ज्यादा जनता ने बोला पास करने चाहिए तो वो कानून बन गया, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रेफरेंडम, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हर चीज जनता से पूछ पूछ के डिसाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। और उसके अलावा एक प्लेबिसाइट भी होता है। प्लेबिसाइट भी टाइप ऑफ रेफरेंडम है जहां पर जनता से राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पूछा जा रहा है, वो पर्टिकुलर किस कंट्री के साथ अटैच होना चाहते हैं, बिलोंग करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं जम्मू कश्मीर में लोगों से प्लेबिसाइट करवाया जाए, पूछा जाए कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो या पाकिस्तान, वो एक तरीके का रेफरेंडम है। लेकिन उस रेफरेंडम में जैसे मैंने बोला रेफरेंडम, अगर फार्म लॉ से रिलेटेड पूछा जाए कि फार्म लॉ लाना चाहिए कि नहीं तो उसे रेफरेंडम ही बोलेंगे, उसमें कंट्री नहीं बदल रही है इंडिविजुअल्स की। लेकिन ऐसा रेफरेंडम जिसमें इंडिविजुअल से पूछा जा रहा है और उनकी कंट्री चेंज हो रही है, ठीक है, वो बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर में अगर कोई बोले कि पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो वो, या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लेबिसाइट, क्योंकि वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, लोगों से पूछा जा रहा है कि तुम खुद डिसाइड करके बताओ तुम किसके साथ जाना चाहते हो, तो उसे हम बोलते हैं प्लेबिसाइट, ठीक है। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट हो गया क्योंकि जनता से पूछ रहे हैं, डेमोक्रेसी मतलब जनता, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, यहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, एमएलए हो, एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर वो लोग हमारे बिहाफ में डिसीजन ले रहे हैं, मतलब हमने एमएलए एमपी चुन लिए और हमने उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे दी कि तुम खुद से डिसाइड करो, हर चीज हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक उसमें आ जाता है। तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक का मतलब है कि यहां पर हेरिडिटरी रूलर नहीं है। हेरिडिटरी रूलर का मतलब हो गया कि जैसे ब्रिटेन है, वहां पर क्वीन एलिजाबेथ है, वहां पर मोनार्की है, ठीक है। और इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट जो है कोई भी आम आदमी हो सकता है, एक फैमिली के लिए रिजर्व नहीं है प्रेसिडेंट की पोस्ट, यहाँ पर कोई भी आम आदमी बन सकता है। तो इसलिए इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कोई भी आम आदमी हो सकता है। हेरिडिटरी या मोनार्की इंडिया में नहीं है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में मोनार्की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अगर हम बात करें या सऊदी अरबिया की बात करें तो वहां पर मोनार्की है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है, ठीक है। उसके अलावा ये 5 तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स, प्रीएम्बल में तीसरा अगर हम डिवाइड करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट तीसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें आती हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट है। प्रीएम्बल में सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर साथ ही साथ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कि इंडिया एज अ कंट्री क्या है, उसका नेचर क्या है। और ऑब्जेक्टिव की बात करिए प्रीएम्बल में,
जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वहां से लिए थे बेसिकली। ऐसा भी एग्जाम में आया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स कहां से लिए गए हैं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए। ठीक है, अब जस्टिस किस किस तरीके का जस्टिस होता है? जस्टिस हो सकता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब सोशल जस्टिस किसी कंट्री में तभी होगा जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, मतलब मेल है, फीमेल है, स्किन कलर के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। ठीक है, तो तब हम बोलेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री में सोशल जस्टिस है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है गरीबी की वजह से इकोनॉमिक ग्राउंड में कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि हर किसी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम है। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, कोई भी 18 साल का होता है तो वोटिंग राइट उसे मिल जाते हैं। जो भी 18, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, जेंडर उसका कुछ भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, तो वोटिंग राइट उसे है। तो इसे हम बोलेंगे पॉलिटिकल जस्टिस या इलेक्शन लड़ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसे हम बोलते हैं फिर पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फेथ एंड वर्शिप मतलब लिबर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल के, हमारे यहाँ के लोगों के, पीपल ऑफ इंडिया के फुलेस्ट डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है लिबर्टी। सोचने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी, अपना बिलीफ, फेथ या वर्शिप, पूजा करने की आज़ादी, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी आगे जाके दिखते हैं। ठीक है, बिलीफ और फेथ में फ़र्क क्या है? बिलीफ कैन बी रॉन्ग, कोई भी चीज़ हम बिलीव करते हैं, ठीक है, तो वो गलत भी हो सकता है, उसे चेक किया जा सकता है। लेकिन फेथ जो है ब्लाइंड होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आई हैव फुल फेथ इन गॉड, भगवान के ऊपर जो हमारा भरोसा होता है वो ब्लाइंड होता है। ठीक है, तो उसका कोई क्रॉस चेक नहीं होता। ठीक है, तो बिलीफ रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन फेथ जो है वो ब्लाइंड होते हैं नॉर्मली, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं देखा जाता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो लिबर्टी किसी भी इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट होती है उनके डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया कि हर किसी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, हर किसी को बराबर का स्टेटस मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को बड़ा स्टेटस मिल रहा है, किसी को छोटा स्टेटस मिल रहा है, उसको बोल रहे हैं कि ये तो राजा महाराजा है और ये पर्टिकुलर, जैसे पहले क्या होते थे कि टाइटल्स वगैरह होते हैं, राय बहादुर, राजा महाराजा, जैसे एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है वो इसीलिए तो है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबको बराबरी का स्टेटस मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये पैसे वाला अमीर है तो ये इसका स्टेटस ज़्यादा होगा, इसकी क्लास ऊपर होगी। ठीक है, उनके डिफरेंट राइट्स होंगे, प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, सबको इक्वल। अपॉर्चुनिटी मतलब बराबरी का मौका मिलेगा, नौकरियों में हो, एडमिशन्स में हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। तो अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होगा। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, लोगों के बीच में एक ब्रदरहुड, भाईचारा बना रहे। ठीक है, तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड के लिए इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट में डाली गई हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ सरकारों को काम करना है, जनता को भी काम करना है, पब्लिक को भी। ठीक है, चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रीएम्बल में डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन। तो डेट ऑफ एडॉप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, कि हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन सौंपते हैं, देते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ एडॉप्शन, तो ये सारी चीजें हैं, ये 4 पार्ट में हम प्रीएम्बल को डिवाइड कर सकते हैं। डेट ऑफ एडॉप्शन 26 जनवरी है और इसे नेशनल लॉ डे के नाम से भी मनाया जाता है, नेशनल लॉ डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे, और कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, और हमने ये डिस्कस करा था कि सोशलिस्ट, सेकुलर, ये 2 वर्ड, और तीसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इंटीग्रिटी वर्ड,
इंटीग्रिटी वर्ड भी आगे ऐड हुआ है, तो स्टार करके लिख लेना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रिटी वर्ड फ्रेटर्निटी में आगे जाके एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल वाले पार्ट में ऐड हुए हैं। केवल एक ही बार प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा, प्रीएम्बल जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट में, नॉट जस्टिसिएबल। नॉट जस्टिसिएबल, नॉट जस्टिसिएबल का मतलब है कि हम इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम प्रीएम्बल हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पर कि इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि इसका इंप्लीमेंटेशन करो, इन्फोर्स करो इसे, तो इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। प्रीएम्बल एक तरीके का केवल प्रस्तावना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रीएम्बल वगैरह डिस्कस करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।